हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कल आपका एग्जाम होने वाला है, राजनीतिक सिद्धांत का परिचय, इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी। यानी कि अभी तक आप लोगों ने क्या करा होगा कि इसमें यूनिट बाय यूनिट आपने अपने अपने जो है यहाँ पर अभी वीडियो देखी होंगी और आपने जो है क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट किए होंगे। अब हम बात करेंगे किस चीज की, तो यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपका 100 नंबर यानी कि 100% आपको ये वीडियो बेनिफिशियल होने वाली है और इसमें आपको ये समझ में आ जाएगा कि राजनीतिक सिद्धांत का जो परिचय आपकी जो बुक है, इस बुक में से आपको कैसे नंबर लेने हैं। मैं आपको गारंटी देता हूँ, ऑन कैमरा मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको ये वीडियो देखने के बाद 80% आपका पेपर आप आराम से कर पाएंगे। क्योंकि आप देखो, आप भी सब जानते हो कि एक दिन में आप 100% तो नहीं करोगे, पर हाँ 80% पेपर आपका इस वीडियो के बाद में कवर हो जाएगा। सारी यूनिट में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट मैं आपको ये बताऊं कि सबसे बड़ी खुशखबरी आपके लिए ये है कि यूनिट 1, 2 और 3, यहाँ पर 3 ही यूनिट आपको दी गई है और आपको पता होगा कि आपके पास 10 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चंस करने होंगे। और सबसे पहले आपका राजनीति सिद्धांत, आप एक आंख बंद करके इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। 101% ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कल के एग्जाम में। राजनीति सिद्धांत क्या है, ठीक है। और इसके जो आयाम है, यानी कि आपने देखा होगा, एक आपका उदारवादी, ठीक है, और एक आपका मार्क्सवादी। तो बस ये उदारवादी और मार्क्सवादी, आप इसमें से एक क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। यही क्वेश्चन आपको बिल्कुल हूबहू देखने को मिल जाएगा कल के पेपर में, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यूनिट नंबर 2 में से स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के आयाम, यानी कि नकारात्मक और सकारात्मक आयाम जो होते हैं इसके, ठीक है। नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता, ये क्वेश्चन आपका एक तैयार हो गया यूनिट 2 में से। उसके अंदर से आपका समानता, इसकी मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, अगर आपके पास टाइम हो तो आप वीडियो भी देख सकते हैं, वरना मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन बाय यूनिट बता रहा हूँ। और उसके बाद में अभी हम लेसन को भी देखेंगे, इसमें से क्या क्या चीजें आपको थोड़ी थोड़ी सी जो है अपने नॉलेज में रखनी है, यानी कि एटलीस्ट नो समथिंग अबाउट द टॉपिक, जिससे कि आप अपने एग्जाम में कुछ लिख सको। समानता के आयाम यहाँ पर पूछ लिए जाएंगे। समानता से आप क्या समझते हो? समानता के आयाम, राजनीतिक आयाम, ठीक है, और सामाजिक आयाम, और जितने भी जो आयाम है, आर्थिक आयाम, वो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। उसके बाद में से एक क्वेश्चन आपका इसमें से इंपॉर्टेंट बनेगा, न्याय। तो इसको भी आप बिल्कुल आंख बंद कर 101% अपने दिमाग में छाप लीजिए कि न्याय, यानी कि जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत यहाँ पर जरूर पूछा जाएगा आपसे। और यूनिट नंबर 3 में से आपको कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले नारीवाद के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ तो मैंने आपको बताया ना कि आपको 1, 2, 3, 4 और ये 5 क्वेश्चंस आपको करने हैं, जिसमें से आपको 3 या 4 हो सकता है कि पूरे 5 के 5 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और यही क्वेश्चंस आपको जो है 101% आपको पास करा देंगे। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। तो अब हम पहले देखते हैं यूनिट बाय यूनिट के यूनिट के अंदर हमारे को क्या बता रखा है, जिससे कि कल का पेपर हमारा बहुत अच्छा हो जाए। तो अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, तो बने रहिए हमारे साथ। और यूनिट नंबर 1 हम सबसे पहले देख लेते हैं, जिसमें बताइए राजनीति सिद्धांत क्या है और इसकी प्रासंगिकता क्या है। तो पहले मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स कि अभी तक हमारे माइंड में क्या होता है कि हमारे पास में देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस, कि हमारे पास में बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए, अब हमें क्या तैयार करना है। सबसे पहले हमारे माइंड में ये आता है ना, तो मैं आपको बता दूं कि आपको ओवरऑल क्या करना है, पूरा का पूरा आपको जो एक मिक्सचर तैयार करना है यूनिट नंबर 1 से, जिसमें आपको सबसे पहले जानना है कि राजनीति जो है, राजनीतिक सिद्धांत जो है वो क्या है। इसके बारे में आप लोग अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि राजनीतिक सिद्धांत जो है वो क्या होता है, और उसके बाद में इसका उदारवादी और मार्क्सवादी दृष्टिकोण पढ़ लीजिएगा। बस यही क्वेश्चन आपको इसमें से तैयार करना है, बाकी आपको इसमें से कुछ नहीं पढ़ना है। तो सिद्धांत क्या होता है ये तो आपको पहले ऑलरेडी मैं आपको बता भी चुका हूं। सिद्धांत शब्द की जो उत्पत्ति है वो यूनानी शब्द थ्योरिया से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, मनन की अवस्था, यानी कि चिंतन की अवस्था। तो आपको नॉलेज मिल गई कि सिद्धांत का मतलब क्या होता है। अब इसी को हम बात करेंगे तो अर्नोल्ड जो है यहाँ पर जो राइटर है, इनके बारे में आपको लिखना है। इन्होंने 2 भागों में बांट दिया इसको, व्यापक और संकीर्ण। अब व्यापक अर्थ और संकीर्ण अर्थ में क्या बताया गया है, सिंपल बोला गया है, बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से जो समझ में आ जाएगा आपको, कि अगर हम बात करें किस चीज की, कि व्यापक तरीके से इसका अर्थ क्या होता है। तो व्यापक अर्थ का मतलब होता है कि जब हम किसी भी विचार मात्र की बात ना कर, यानी कि उसके अंदर हम उसके जो है क्या कहते हैं उसके अर्थ की बात करते हैं, उसके विश्लेषण की बात करते हैं, उसकी समीक्षा की बात करते हैं, उसकी आलोचना की बात करते हैं, तो व्यापक अर्थ में सिद्धांत वो कहलाता है। संकीर्ण अर्थ की अगर हम बात करें तो संकीर्ण अर्थ में सिर्फ और सिर्फ व्याख्या, ठीक है, सिर्फ व्याख्या कर देना ही क्या कहलाता है, वो सिर्फ जो है वो संकीर्ण अर्थ में जो है सिद्धांत कहलाता है। तो ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, आपको ये समझ में आ गया होगा। सिद्धांत के बाद में आप लोगों को क्या करना है, जब यहाँ पर आप लोग समझ लेंगे सिद्धांत क्या है, तो सिद्धांत के बाद में आपको सीधे डायरेक्टली कहां पर पहुंचना है, आपको पहुंचना है फिर उदारवादी और मार्क्सवादी पर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उदारवादी होता क्या है और मार्क्सवादी होता क्या है, जिससे कि आप अपने पेपर में थोड़ा बहुत लिख पाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स,
हम देखते हैं उदारवादी के बारे में, ठीक है। सबसे पहले तो जो उदारवादी दृष्टिकोण है, उदारवादी दृष्टिकोण का मतलब क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं इस उदार वर्ड की। उदार का मतलब क्या है, ठीक है। उदार का मतलब क्या है, लिबरल, यानी कि इसका मतलब होता है किसी पे दया दिखाना, दया मनोभाव अगर हम बात करें तो उसका मतलब उदार होता है। यहाँ पर बोला क्या गया है, यहाँ पर जो जॉन लॉक्स है वो जन्मदाता है इसके। आधुनिक उदारवाद के जन्मदाता कौन है, जॉन लॉक है, ये आपको जरूर लिखना होगा। और उसने क्या बोला, व्यक्ति के अधिकार की, व्यक्ति की स्वतंत्रता की और सरकार के सीमित कार्य क्षेत्र का समर्थन करते हुए उन्होंने इसकी चेष्टा की है। और उन्होंने एक चीज और यहाँ पर क्लियर की है कि उदारवाद आप यहाँ समझ सकते हैं कि आदि से अंत तक, मतलब स्टार्टिंग से लेकर अंत तक अगर हम बात करें तो सिर्फ व्यक्ति की चिंता की बात की गई है। तो जो लॉक व्यवस्था है उसमें क्या बोला गया है कि व्यक्ति के मुख्य केंद्र है जिसमें चारों ओर हर चीजें घूमती है, यानी कि व्यक्ति को अपना केंद्र बनाओ, ठीक है। तो इन्होंने किसको बोला, व्यक्ति को केंद्र बनाओ। समाज में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जो संघर्ष होता है उसे रोकने के लिए राज्य के उदारवादियों का यह अभिमत है कि राज्य की संस्था के विकास के लिए मानव की कुल मूलभूत प्रवृत्तियां उत्तरदायी हैं। तो अब आपको समझना क्या है, सबसे पहले आप ये समझ लो उदारवादी होता क्या है। तो उदारवादी मैंने आपको बताया कि दयानुभाव की अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर जॉन लॉक जो है इसके आधुनिक उदारवाद के जन्मदाता है। इन्होंने क्या बोला कि व्यक्ति को जितना हो सके उतना स्वतंत्र छोड़ दो, और उन्होंने बोला आदि से लेकर अंत तक सिर्फ व्यक्ति ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये उदारवादी दृष्टिकोण के अंदर आएगा। आगे चलते हैं अब जरा। अब मार्क्सवादी जो है हमारा क्या है, देखो आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए ना, जिससे कि अपना पेपर में होता क्या है कि एटलीस्ट हमारे को थोड़ी सी नॉलेज होती है ना, 20% भी, तो हम लोग क्या करते हैं एग्जाम के अंदर उसको 80% और 100% तो खुद बना लेते हैं ना, लिखते लिखते। बस हमारे को उस टॉपिक के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी जरूरी है। तो अभी आपने क्या पढ़ा, राजनीति सिद्धांत क्या है, फिर आपने पढ़ा कि उदारवादी दृष्टिकोण क्या है। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे मार्क्सवादी दृष्टिकोण। तो मार्क्सवाद कौन थे, यानी कि जो कार्ल मार्क्स थे उनकी विचारधारा पर जो चलते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, मार्क्सवादी बोलेंगे। अब मार्क्सवादी में क्या बोला गया था, इन्होंने वर्गीय संघर्ष की बात की है। इन्होंने क्या बोला कि अगर आप चाहते हो कि भाई आपको थोड़ा सा मतलब आगे जाना है, आप चाहते हो कि आपको जो है क्या कहते हैं अपना 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 वजूद बनाना है, तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा कि भैया आप जो है क्या करो, सबसे पहले उन्होंने ये बोला कि जो राज्य है ना वो क्या है, एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग का दमन करता है वो, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने क्या बोला, मार्क्सवादियों ने बोला कि राज्य को एक वर्गीय संगठन माना है उन्होंने, कि एक वर्ग के लोग इकट्ठे होंगे, एक संगठन बनाएंगे, तो ये हमारा क्या होगा, मार्क्सवाद होगा। आप चाहते हो कि भाई आप कुछ करो, आप ऊपर आओ, आपके लिए सारी चीजें अच्छी हो, तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा। इन्होंने ये भी बोला कि अनाज के बोरे की तरह है पूरा राज्य, यानी कि अनाज का बोरा क्या है, ये पूरा का पूरा राज्य, और इसके अंदर जो दाने हैं वो कौन है, वो मनुष्य है। अब इसमें से जो संघर्ष करेगा वो बाहर निकल आएगा, वरना वो बाहर नहीं निकल कर आएगा। तो मार्क्सवादी विचारधारा क्या कहती है, वर्ग संघर्ष पर ज्यादा ध्यान देती है कि आप जितना ज्यादा संघर्ष करोगे उतना ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। और ये भी बोलते हैं कि कुछ चीजें ऐसी होती है कि आज आप संघर्ष कर रहे हो तो इसका लाभ आपको ना मिले, परंतु आने वाली जनरेशन को मिलेगा। जैसे हम लोग जो है व्हेन वी गॉट फ्रीडम इन 1947, हमारे को आजादी मिली, तो उस समय जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन लोगों ने हमारे लिए वर्ग संघर्ष किया। उसके बाद में उन्होंने यूनिटी बनाई, इकट्ठे हुए, उन लोगों ने आवाजें उठाई, और फाइनली जो फ्रीडम मिली है वो लोग तो चले गए, अब उस फ्रीडम का जो लाभ है वो कौन उठा रहा है, हम लोग उठा रहे हैं, ठीक है। तो मार्क्सवादी विचारधारा ये कहती है। आगे चलते हैं। फाइनली आपको इस वाले लेसन में से फिर क्या करना है, निष्कर्ष को थोड़ा सा पढ़ लेना है बस। उसके बाद में बताया गया जैसे कि उदारवादी, मार्क्सवादी और अन्य दृष्टिकोणों की चर्चा यहाँ पर की गई है। सभी व्यवस्थाओं की अपनी अपनी खूबियां और खामियां हैं, ठीक है, कमियां भी हैं और खूबियां भी हैं। तो वास्तव में उदारवादी लोकतंत्रीकरण जो है वो देश आज इतने उदार नहीं रह गए जितने 50 वर्ष पहले थे। देशों में सरकार के कार्य क्षेत्र निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। यदि कार्ल मार्क्स की बात करें, एंगल्स की बात करें, तो वो फिर से जीवित हो सके तो उन्हें यह देखकर बड़ा आश्चर्य होगा कि आधुनिक पूंजीवाद राज्यों ने अपने कार्यक्रम को काफी सीमा तक लागू करके दिखला दिया है। वही उन लोगों ने जिस चीज की डिमांड की थी, जिस चीजों की बात की थी, वो सब चीजें अब यहाँ पर बदल चुकी है। तो आपको मैं दोबारा बता रहा हूँ, यूनिट नंबर 1 में से सिर्फ एक क्वेश्चन तैयार करना है, राजनीति सिद्धांत से आप क्या समझते हो, और राजनीति सिद्धांत के अंतर्गत उदारवादी और मार्क्सवादी दृष्टिकोण के बारे में बताइए, ठीक है। ये पढ़ लीजिए बस, आपको कुछ नहीं पढ़ना, यूनिट नंबर 1 आपकी कंप्लीट हो गई है। तो चलिए अब यूनिट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। यूनिट नंबर 2 के अंदर अगर हम बात करें तो मैंने आपको पहले ही बता दिया स्टार्टिंग के अंदर कि यहाँ पर एक क्वेश्चन स्वतंत्रता से, एक क्वेश्चन आपका समानता और एक क्वेश्चन आपका न्याय। अधिकार पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ स्वतंत्रता, समानता और न्याय के बारे में पढ़ लीजिए। और इसमें भी आपको 100% जो पढ़ना है वो न्याय पढ़ना है, 80% आपको जो है समानता और 60% आपको स्वतंत्रता। यानी कि आपको इन तीनों में भी मैं बता रहा हूँ, सबसे ज्यादा जिसके चांसेस हैं वो आपका न्याय वाला है, और उसके बाद में समानता और स्वतंत्रता। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 2। इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है, इसके अंदर आपको 3 क्वेश्चन तैयार करने हैं, कौन कौन से, जो मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं। स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है, स्वतंत्रता, सबसे पहला जो क्वेश्चन बनेगा आपका कि स्वतंत्रता का शब्द जो होता है इसका मतलब आजादी से लिया गया है। इसका मतलब क्या होता है, यानी कि यहाँ पर बोला गया विभिन्न तरीके से समझा जा सकता है, यानी कि बोलने की स्वतंत्रता, घूमने फिरने की स्वतंत्रता, मनपसंद कार्य करने की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म को मानने पसंद करने की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का मतलब क्या है कि जो जहां कोई व्यक्ति बिना किसी बाधा के अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकता है, वो सब स्वतंत्रता कहलाता है। यानी कि स्वतंत्रता को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि खुली हवा में उड़ने के लिए पिंजरे में बंद पक्षी की इच्छा, कैद की
कैदी की खुद को जेल से मुक्त होने करने और स्वतंत्र जीवन जीने की इच्छा। तो कहने का मतलब क्या है कि स्वतंत्रता का मतलब क्या है, जैसे अगर मैंने कहा कि आप जो है समाज में कोई कार्य करना चाहते हो तो आपको करने योग्य, आपको उस चीज के लिए अनुमति मिल जाए तो वो स्वतंत्र हो आप, है ना। पर आप वो कार्य नहीं कर सकते जिससे कि किसी दूसरे ही व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन हो। तो साधारण शब्दों में अगर हम यहाँ पर बात करें तो लैटिन शब्द लिबर से निकला हुआ ये शब्द है, जिसका अर्थ होता है अवरोधों से मुक्ति होना, है ना। किसी प्रकार का कोई रोक टोक ना होना, ये स्वतंत्रता कहलाता है। तो आई होप आपको यहाँ पर समझ में आया होगा कि स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, तो स्वतंत्रता के बाद में आपको इसमें से जो क्वेश्चन आएगा कि नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता बताइए। तो नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है कि बाहरी बाधाओं की अनुपस्थिति। कि भाई नकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब है कि कोई रोक टोक ना हो, कोई भी पूछताछ ना हो, बिल्कुल फ्री हो जाओ, आप जो करना चाहते हो आप करो, आपको कोई रोक टोक ना हो। तो नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक में जॉन लॉक आते हैं, एडम स्मिथ आते हैं। तो इन लोगों ने बोला है, मैं आपको इसका एग्जांपल दे देता हूं। जैसे कि मैंने कहा भाई नकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब क्या है कि आपके घर में कोई पार्टी है, शादी है, आपने क्या करा, आपने सोचा भाई चलो डीजे बजाते हैं, आपने जो डीजे बजाया, और क्योंकि भाई सिंपल सी बात है आपके घर में प्रोग्राम है तो आपको खुशी होगी, उत्साह होगा, तो आप डीजे बजा सकते हो, आप मनोरंजन कर सकते हो अपना। पर आप मनोरंजन कर रहे हो और क्या हुआ, जैसे 10 बजे तो क्या होगा, आंटी पुलिस बुला लेगी। भाई जब 10 बजेंगे तो क्या होगा कि कोई ना कोई तो कॉल कर देगा पुलिस वालों को। परंतु उसके बाद में भी अब अचानक से क्या हुआ, कोई आपके यहाँ पर रिश्तेदारी में एक बंदा ऐसा आया हुआ है, अब यहाँ पर हमने बोला आंटी पुलिस बुला लेगी, तो उन्होंने कहा यार तेरा कर लेगा हैंडल। कहने का मतलब क्या है कि उसकी जान पहचान अच्छी होगी तो वो बातचीत को संभाल लेगा। पर फिर भी यहाँ पर 10 बजे के बाद में अगर डीजे बजाया जाएगा तो वो आपका नकारात्मक स्वतंत्रता होगी, जिसमें आपको कोई बाधा नहीं हो रही है, आप अपनी मर्जी से वो काम कर रहे हो, ठीक है। तो ये नकारात्मक में आ जाएगा। रेड लाइट रेड हो रही है और आपने क्या करा, निकाल दी गाड़ी। तो क्यों, क्योंकि आपने सकारात्मक स्वतंत्रता को उल्लंघन करते हुए आपने इसमें कोई बाधा तो लगी नहीं ना। रेड लाइट क्यों लगाई गई है कि आपके लिए बाधा है कि भाई आप जा रहे हो तो आपकी सुख सुविधाओं के लिए रोक टोक करने के लिए लगा रखा है ना, पर आपने उसको माना नहीं, तो वो नकारात्मक स्वतंत्रता में आएगी, ठीक है। तो नकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है, जहां पर आपका जो मन करे आप वो करो, जो चाहे सो करो की स्थिति का भी यहाँ पर जो है इसमें एक पर्यायवाची बोला गया है कि जो आपका मन करे करने का वो आपकी स्वतंत्रता है। और नकारात्मक स्वतंत्रता इसी के अंदर देखी जाती है, जिसमें कि आपको कोई रोक टोक ना हो, आपका जो करने का मन करे आप वो कर सको, ठीक है। ये नकारात्मक स्वतंत्रता के अंदर आ जाएगा। अगर हम बात करें उसके बाद में, तो सकारात्मक स्वतंत्रता क्या होती है, ठीक है। तो फिर हम देखते हैं सकारात्मक स्वतंत्रता क्या है आपकी। तो इसी के अपोजिट अगर हम सकारात्मक की बात करें, सकारात्मक का मतलब क्या है कि जहां तक संभव हो व्यक्ति पर रोक टोक लगाया जाएगा, प्रतिबंध लगाया जाएगा, वो सकारात्मक कहलाएगा, ठीक है। सकारात्मक, तो आपको इतना समझ में आ गया ना टॉपिक के बारे में, तो थोड़ा बहुत तो आप खुद बनाकर लिख लोगे जिससे कि आप आराम से पास हो सकते हो, ठीक है। तो ये तो हमारा एक क्वेश्चन तैयार हो गया कि स्वतंत्रता क्या है ना। स्वतंत्रता के जो आयाम थे दो, कौन कौन से, नकारात्मक और सकारात्मक। नकारात्मक कौन सा, जिसमें कि कोई रोक टोक नहीं होगी। सकारात्मक, जिसमें कि जरूरी रोक टोक की जाएगी। उससे आगे अगर हम देखते हैं तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आएगा समानता का। कौन सा आएगा, समानता। अब भैया बात करते हैं समानता क्या होती है, जिसको हम इंग्लिश में इक्वलिटी के नाम से जानते हैं ना। इक्वलिटी, इक्वलिटी यानी कि समानता का मतलब क्या है, आपके और मेरे क्या सबके संदर्भ में कहने का मतलब ये होता है सबके साथ में एक जैसा समान बर्ताव करना समानता कहलाती है। परंतु ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हर किसी के साथ एक जैसा बर्ताव करना समानता नहीं कहला सकती। जैसे कि मैंने कहा कि अगर 4 लोगों को बोला गया कि भाई आप लिफ्ट से जाइए और आपको अकेले बोला गया कि आप जो है स्टेयर से जाइए, जीने से जाइए, तो आप क्या बोलेंगे, जी मेरे साथ असमानता हो रही है। परंतु अगर हम बात करें कि वो 4 लोग हैंडीकैप हैं और आप लोग बिल्कुल ठीक हो, तो क्या होगा, तो आप वहां पर कहीं ना कहीं सोचोगे नहीं यार ये तो चलो ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो जिसके लायक है उसका उसका वाजिब हिस्सा उसके पास पहुंचा दो, ठीक है। तो समानता का मतलब क्या है कि भाई सबके साथ एक जैसा बर्ताव किया जाए, चाहे वो रंग रूप लिंग किसी के आधार पर भी कैसा भी हो, उसके साथ कोई बर्ताव भेदभाव ना किया जाए। पर समानुपातिक न्याय का मतलब क्या है, समान अनुपात में यानी कि समानता की जाए उसके साथ में, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, समानता कहलाएगा। अब समानता के अंदर हम बात करें, समानता के आयाम, भाई समानता का अगर देखो यहाँ पे पहले अर्थ देख लेते हैं दोबारा से एक बार, कि यहाँ पर बोला गया है कि समाज के लोगों में परस्पर कई तरह की भिन्नताएं होती है और आज सभी आधुनिक राजनीति संविधान समानता की किसी न किसी धारणा को मौलिक अधिकारों के माध्यम से सुरक्षित करते हैं। तो आपको पता होगा कि समानता हमारे मौलिक अधिकारों में से एक महत्वपूर्ण अधिकार माना जाता है और समानता को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना उतना ही कठिन है जितना इसे राजनीतिक रूप से प्राप्त करना, क्योंकि यार समानता हर कहीं पर नहीं मिल सकती ना, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से अगर मतलब लास्की ने क्या बोला, एक गणितज्ञ और ईंटें ढोने वाले को समान समझ लिया जाए तो समाज के सारे उद्देश्यों को बंटवारा हो जाएगा। भाई सब अलग अलग जगहों पर है ना, वो अपनी जगह पर अलग है टीचर, और वो जो ईंटों का जो काम कर रहा है वो अपनी जगह पर अलग है। तो सबके साथ हम एक जैसा बर्ताव नहीं कर सकते हैं। वो जिसके लायक है उसको उतना पैसा देगा। अगर टीचर है भाई वो पढ़ा रहा है तो उसको पता है कि 20,000 सैलरी है, जो ईंट वाला है उसको 10,000 दे रहे हैं। तो क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं ना कि भाई उसको दया खाकर उस पर हम उसको 20,000 दे देंगे, क्योंकि वो उस लेवल पे काम कर रहा है जिस लेवल पे उसने अपने आप को बना कर रखा है। तो उस हिसाब से उसके साथ में वही जो है उसको पैसा मिलेगा जिसके लिए वो लायक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर
समानता के प्रकार की औपचारिक समानता क्या होती है? देखो, जॉन लॉक जो है मनुष्य की नैसर्गिक समानता पर आधारित समानता संबंधी विचार के सर्वाधिक समर्थक हैं। उन्होंने क्या बोला भैया, देखो अब आपको तो पेपर जल्दी से करना है ना, तो मैं आपको बता देता हूँ इन शॉर्ट ये होना क्या चाह रहा है और क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर बोला गया है कि औपचारिक तक समानता, औपचारिक समानता का मतलब क्या होता है कि भाई जहां पर आपको बोला गया, देखो अपनी सर्वमान्य मानवता के बल पर सभी व्यक्तियों से समानता का व्यवहार किया जाए। औपचारिक समानता का अर्थ होता है कि भाई कोई भी जगह हो, कुछ भी हो, मानवता के बल पर सभी व्यक्तियों के साथ में एक जैसा व्यवहार करना ही क्या कहलाएगा? समानता कहलाएगा, औपचारिक समानता कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद में हम दूसरी समानता की बात करें, अवसर की समानता। तो भैया कहीं पर वैकेंसी है, जैसे आईएएस वाईएएस बनना है आपको, तो बन सकते हो ना आप। आईपीएस बनना है, बन सकते हो ना आप। लड़की हो, आप छोटी जाति से हो, बड़ी जाति से हो, धर्म से हो, किसी से भी हो, तो आपको अवसर की समानता दी जाएगी। चाहे वो खेल हो, चाहे वो फिर परीक्षा हो या कुछ भी हो, हर जगह पर आपको मौका मिलेगा कि आप वो कार्य कर सकते हो। यानी कि ये क्या है? अवसर की समानता है आपकी। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें अवसर की समानता के बाद में आता है आपका परिणामों की समानता। तो इसमें क्या बोला गया है? समानता के परिणामों पर नजर डालने के लिए जीवन के आरंभ बिंदु से आगे चलकर समानता के संबंधित धारणा और एक अभिव्यक्ति परिणामों की समानता के शब्दों में होगी। उदाहरण के लिए यहाँ पे बताया गया कि पूंजी आदि अर्थव्यवस्था से घिरा हुआ समानता के लिए कोई भी अधिकार पक्षपात के सिवा कुछ और नहीं हो सकता। देखो कहने का मतलब क्या है, वही अपने साधारण शब्दों में बताता हूँ मैं आपको कि परिणामों की समानता का यहाँ पर तात्पर्य किस चीज से लिया गया है। इसमें बोला गया है कि भाई ये विचार देते हैं कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उससे घिरे हुए हम लोग, तो आज हमारी जो पूरी पूरी देश की अर्थव्यवस्था है वो कौन चला रहा है? पूंजीपति चला रहे हैं, है ना। हम सोचे कि भाई ठीक है, हमारे नरेंद्र मोदी के हाथ में सब कुछ पावर है, ठीक है, अनिल अंबानी या धीरू भाई अंबानी इनकी बात करें, भैया वो खरीद लेगा बैठे बैठे किसी को भी। क्यों? उनके पास में बतेरा पैसा है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आज परिणाम देखा जाए तो वहां पर कहीं ना कहीं किस चीज को देखा गया है? वहां पर जो है पूंजीवादियों को देखा गया है। तो वैसे ही आपका परिणाम की समानता आपको इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। आपके समानता के आयाम जो मैंने आपको बताया ना कौन कौन सा, एक तो सामाजिक समानता, समाज में आर्थिक समानता और कानूनी समानता, ये समानताएं आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से याद कर लेनी है, बस पढ़ लेनी है। ठीक है, अब जो समानता के विभिन्न आयाम, देखो ऊपर हमने जो पढ़ लिए, जो अब मेन आपको एक्चुअल में पढ़ना है ना कि समानता क्या है, जो हमने ऊपर पढ़ा। फिर समानता के आयाम में पहला कानूनी। कानून का मतलब क्या है कि कानून के समक्ष सभी समान होंगे, चाहे जाति हो, धर्म हो, लिंग हो, रंग हो, रूप हो, कुछ भी हो, सबके सामने सब क्या होंगे? बिल्कुल बराबर होंगे। ये कानूनी समानता है। ठीक है, उसके बाद में कानूनी समानता के बाद में हम बात करें तो दूसरी आती है राजनीतिक समानता। राजनीति में क्या होगा? एक निश्चित आयु प्राप्त हो जाने के बाद में प्रत्येक व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार, एक व्यक्ति एक वोट, है ना। तो ये क्या है? ये राजनीतिक समानता है कि राजनीति में आप अपनी बात रख सकते हो, राजनीति में जो है अपने पक्ष को आप रख सकते हो, तो ये राजनीतिक समानता कहलाती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो उसमें आती है हमारी कौन सी? सामाजिक आर्थिक समानता। सामाजिक आर्थिक समानता में क्या बोला गया कि समाज में रह रहे प्रत्येक व्यक्ति को जो है पूर्ण रूप से जो है क्या कहते हैं, सम्मान दिया जाए। ठीक है, चाहे वो किसी भी धर्म, वर्ग, जाति या किसी भी तरीके से आता है तो उसको पूर्ण रूप से क्या दिया जाए? वहां पर सामाजिक और आर्थिक रूप से समानता दी जाए। ठीक है, हाँ, तो यहाँ तक आपका यूनिट नंबर 2 में से मैंने आपको बता दिया कि समानता जो है, समानता और समानता के आयाम। देखो अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है कि भाई आयाम लिखिए, ठीक है, या आता है आपके सामने कि इसके दृष्टिकोण बताइए, ठीक है, या आता है आपके सामने इसमें परिप्रेक्ष्य बताइए, तो सबका मतलब एक सेम ही होता है। तो याद रखिएगा कि आयाम, दृष्टिकोण, परिप्रेक्ष्य, नजरिया, इनमें से कोई भी वर्ड लिखा हुआ आता है तो क्वेश्चन सेम वही पूछा गया है कि समानता से आप क्या समझते हैं, समानता के आयाम बताइए, उसके दृष्टिकोण बताइए, उसके परिप्रेक्ष्य बताइए। तो आपको सेम यही यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद हम बात करते हैं इस यूनिट में से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत, जिसके बारे में आपको जरूर पढ़कर जाना है। 101 नंबर, ये मैं आपको बता रहा हूँ 101% कि ये आपको कल के पेपर में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि न्याय से आप क्या समझते हो। तो देखो जहां अभी हमने बात की थी ना, ऊपर जितने भी हमने समानता की बात की है ना, समानता की बात की, तो सेम कहीं ना कहीं समानता से जब कहीं ना कहीं इसका लिंक है। देखो कैसे है, मैं आपको बताता हूँ। न्याय का मतलब क्या है? न्याय का मतलब है कि देखो सभी व्यक्तियों के साथ में एक जैसा बर्ताव करना, है ना। तो यहाँ पर ये न्याय बताया गया, परंतु इसकी अलग अलग परिभाषाएं अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश भी की गई है। जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति को उसका वाजिब हिस्सा देना न्याय कहलाता है। अगर मैंने कहा कि अगर पूरी क्लास में सबको फर्स्ट पोजीशन दे दी जाए तो क्या वो न्याय होगा? नहीं होगा, क्योंकि वहां पर बैठे हुए कई बच्चे ऐसे होंगे जो कि इस लायक हैं, पर कुछ ऐसे होंगे जो कि वो बिल्कुल पास होने लायक भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि हम सभी को एक जैसा बर्ताव नहीं कर सकते हैं, बल्कि यहाँ पर जो व्यक्ति जिसके लायक है उसको उसका वाजिब हिस्सा देना ही क्या कहलाएगा? न्याय कहलाएगा। अब यहाँ पर जो आपके लिए क्वेश्चन जो मेन बनेगा वो आपको मैंने बोला था ना, रॉल्स का न्याय सिद्धांत, उसके बारे में आपको पढ़ना है और ये यूनिट नंबर 2 में से आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है,
तो जॉन रॉल्स जो है, जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत आपको सिर्फ यही पढ़ लेना। यूनिट नंबर 2 में से मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि यूनिट नंबर 2 में से आपका एक स्वतंत्रता, स्वतंत्रता के आयाम यानी कि सकारात्मक नकारात्मक, और समानता, समानता के आयाम, और तीसरा आपका न्याय यानी कि जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत। ये 3 क्वेश्चन आप लोगों को कंप्लीट करने हैं। इन तीनों में से आपको या तो 2 क्वेश्चन या फिर 1 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद में हम यूनिट नंबर 3 की बात करते हैं। यूनिट नंबर 3 के अंदर आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यूनिट नंबर 3 की अगर हम बात करें तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि आपकी लास्ट वीडियो रहेगी कल के एग्जाम के लिए। सारी वीडियोस मैंने टॉपिक वाइज आपको पहले ही बनाकर दे दी है। तो यूनिट नंबर 3 के अंदर हम बात करेंगे तो सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है इसमें नारीवाद के ऊपर। ठीक है, देखो यहाँ पर ये वर्ड आ गया आपका परिप्रेक्ष्य। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सेम यही है, उपागम। ठीक है, उपागम दृष्टिकोण। तो इसलिए आप याद रखना कि अगर आपको एक वर्ड की वजह से कहीं पूरा क्वेश्चन ना खराब हो जाए। तो यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी? नारीवाद की। अब नारीवाद क्या है, नारीवाद के जो प्रकार क्या है, ठीक है, तो ये सब चीजें आपको समझने के लिए क्या करना है, ये मैंने आपको जो वीडियो बनाकर दे रखी है, पर फिर भी मैं आपको यहाँ पर हल्का हल्का सा क्लियर कर देता हूँ कि नारीवादी शब्द जो है वो किस लिए यूज किया गया है और क्या क्या इसके अंदर बताया जाता है। हाँ जी, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे किसकी? नारीवाद की ना। नारीवाद का मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पर क्या बोला गया है कि नारीवाद का मतलब क्या है कि नारीवाद जो है वो नारी संबंधित वो जो विचारधाराएं हैं उसको हम बोलेंगे जो समाज में जितनी भी असमानताएं फैली हुई है, जितना भी पिछड़ापन है, जो कि मतलब स्त्री को दिखाता है कि बिल्कुल डाउन जा रहा है, पर उसको परिवर्तित करने के लिए उसको कोशिश करता है, उसको ऊपर उठाने की बात करता है, उसको सबके समाज में सबके समानता की पैरवी करता है। तो उन सारी विचारधाराओं को सपोर्ट करने वाले लोग क्या कहलाएंगे? वो नारीवादी कहलाएंगे। अब नारीवादी के अंदर भी ना एक चीज आपको यहाँ पर नोटिस करनी है, वो क्या देखना है कि यहाँ पर एक क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर बहुत बार पूछा गया है कि यहाँ पर जो एक सेक्स और जेंडर, इसको 2 भागों में बांटा गया है। अब ये कैसे अलग अलग तरीके से कैसे है? देखो कहने को तो ये दोनों चीजें एक बिल्कुल सेम है, परंतु यहाँ पर एक समान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन दोनों को अलग अलग तरीके से बांटा गया है। जैसे कि एक तो बोला गया मानव निर्मित, ठीक है, जो मानव ने बनाया, और दूसरा प्रकृति से। प्रकृति से कौन सा है? जैसे कि सेक्स अगर हम वर्ड करें तो इस वर्ड का मतलब क्या है कि प्रकृति के द्वारा जो कि अपीयरेंस है, जो दिखाई देता है, उस तरीके से हम लोग कहीं ना कहीं इसको जो है समझ पाएंगे कि हाँ भाई कोई सामने से जो है स्त्री है या पुरुष है। परंतु जो मानव निर्मित है वो क्या है कि वो जो हम लोगों के द्वारा बनाया गया, यानी कि आज पहनावा, खाना या फिर हम कुछ भी बात करें तो उस तरीके से। जैसे कि यहाँ पर एक मशहूर विचारक जो है साइमन डी बूवियर, ठीक है, ये लेडीज है। साइमन डी बूवियर ने क्या बोला? इन्होंने बोला है द सेकंड सेक्स वाली जो बुक है उसके अंदर इन्होंने बताया था कि वन इज नॉट बोर्न बट रेदर बिकम्स अ वुमेन। या फिर हम बात करें तो साधारण शब्दों में हम ये समझ सकते हैं कि स्त्री जन्म से स्त्री नहीं होती, समाज स्त्री बना देता है। कैसे? मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मैंने कहा कि एक लड़की का जन्म हुआ, एक लड़के का जन्म हुआ, तो हम लोग क्या करते हैं? जो प्राकृतिक प्राकृतिक जो प्रकृति के द्वारा बताया गया वो तो क्या है? वो तो शारीरिक संरचना में हम लोग समझ लेते हैं कि भाई ये स्त्री है, ये पुरुष है, ठीक है। पर उसको मानव निर्मित में कैसे बताया गया? एक लड़की का जन्म हुआ, लड़के का जन्म हुआ। अब लड़का जो है अगर वो चलते हुए गिर गया तो उसे क्या बोलते हैं? चल तू शेर का बच्चा है, खड़ा हो। तो वहां पर हम क्या दिखा रहे हैं? वहां पर हम उसके मन के अंदर एक फिक्स माइंडसेट बिल्कुल बनाकर बिठा देते हैं कि इसको रोना नहीं है, इसको पिंक कलर नहीं लेना है, इसको गुड़िया से नहीं खेलना है। तो ये लोग हम क्या कर रहे हैं? हम लोग उस चीज की मेंटेलिटी को बिल्कुल फिक्स कर रहे हैं। और लड़की को क्या करेंगे कि भाई इसके बाल बड़े रहेंगे, इसको पिंक कलर लेना है, इसको गुड़िया से खेलना है। तो ये हमारे समाज में इस चीजों को क्या कर दिया गया है कि लड़का अगर 9-10 बजे तक बाहर है तो कोई दिक्कत नहीं है, लड़की जा रही है तो उसमें फिर बहुत सारे क्वेश्चन उठने लगते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें कौन सी है? वो चीजें हैं जो कि मानव निर्मित है, ठीक है, जिसको हम यहाँ पर जेंडर के नाम से जानेंगे, जिसको कि हमने क्रिएट करा है। तो साइमन डी वीवियर का कहना यहाँ पर क्या है कि स्त्री कभी जन्म से स्त्री नहीं होती, उसे समाज स्त्री बना देता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ये पढ़ लेना है। और उसके बाद में नारीवाद के प्रकार वैसे पढ़ने की जरूरत है नहीं आपको। नारीवाद के जो भी कॉन्सेप्ट अभी ऊपर आपने देखे हैं वो जो मैंने वीडियो बना रखी है उसको ही आपको देख लेना है। तो यूनिट नंबर 3 में से आपका यही सब पूछा जाने वाला है कल के एग्जाम के अंदर। अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 4 की। तो सारी यूनिट हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। यूनिट नंबर 1, 2 और 3, यानी कि तीनों यूनिट में से जो भी आपका इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको एक सिंगल वीडियो के अंदर बता दिया है। बाकी मैंने इंडिविजुअल टॉपिक्स की वीडियो भी बना रखी है। तो आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।